हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के ऊपर क्लास 10th का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस लगभग डाल दिया गया है। और उसके बाद हम आज जो शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की। एक तरीके से ये रिवीजन क्लास भी होगी और जो न्यू स्टूडेंट हैं जो 9th से 10th में प्रमोट हो गए हैं उनके लिए ये एक नए चैप्टर से शुरुआत हो जाएगी। तो इसकी फर्स्ट पोम जो है वो है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, फायर एंड आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा है। जो भी सिलेबस आपका 10th क्लास का डाला है उसको बार बार रिवाइज करते रहें, बार बार वीडियोस को देखते रहें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है या किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक के ऊपर आप वापस से वीडियो बनाकर डाल दीजिए, या ये टॉपिक हमारा क्लियर नहीं है इसके ऊपर भी वीडियो बना दीजिए। अब शुरू जो करने वाले हैं, हम शुरू करने वाले हैं आज हम फायर एंड आइस पोएम को। फायर एंड आइस जो पोम है वो लिखी है किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पर्टिकुलरिटी ये है कि क्लास 9th में भी आपने इनकी एक पोम पढ़ी है, द रोड नॉट टेकन, और 10th क्लास में भी कंटिन्यूस 2 पोम आ गई हैं। ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पर लिखते हैं, जो भी कुछ लिखते हैं, जो भी कुछ लाइफ में इन्होंने एक्सपीरियंस किया है उसके बेस पर लिखते हैं। अब आप अच्छे से जानते हैं कि किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ अगर आप रहते हैं और वो सबसे जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं वो आपके नियर एंड डियर आपके पेरेंट्स ही होते हैं। उनसे जो कुछ जितना भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं उससे ज़्यादा तो दुनिया में आप कुछ सीख ही नहीं सकते हैं। इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट को भी अपना एक आइडल मान सकते हैं आप। और इनकी जो पोम है क्लास 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है और क्लास 12th के अंदर भी इनकी पोम है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। तो आज की पोम को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है फायर एंड आइस। फायर का मतलब आप जानते हैं आग होता है, आइस का मतलब बर्फ होता है। इन दोनों के बारे में ये बात कर रहे हैं, लेकिन बात इसके बारे में नहीं हो रही है, बात किसी और चीज़ के बारे में हो रही है। चलो पोम को शुरू करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। इट मीन्स जो पोएट है वो कहना चाहते हैं कि दुनिया के कुछ लोग तो कहते हैं इस दुनिया का जो अंत होगा वो होगा किसकी वजह से? फायर की वजह से होगा। इस संसार को जिस दिन भी ईश्वर समाप्त करेंगे वो किस वजह से समाप्त करेंगे? फायर की वजह से कर देंगे। तो नॉर्मली अगर इस बात को समझे, इस लाइन में ये कहना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर एक दिन इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि जो जहाँ है वो वहीं के वहीं चल जाएंगे, अगर हम इसको इस तरीके से समझे तो। लेकिन यहाँ पर इसके कहने का मतलब कुछ और है। फायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर जो वर्ड है वो है डिजायर। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। एंड सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं इस दुनिया का जो अंत होने वाला है वो आइस की वजह से होने वाला है। मतलब टेम्परेचर इतना नेगेटिव में चला जाएगा, इतना माइनस में चला जाएगा तो भी दुनिया खत्म हो जाएगी। मतलब इन दोनों चीज़ों की वजह से दुनिया खत्म होगी। जैसा कि आप जानते हैं कुछ रिलीजियस जो हमारी बुक्स हैं उनके अंदर साफ मेंशन किया गया है कि दुनिया का अंत एक दिन तो होना ही है। जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके का घोर कलयुग चल रहा है, उसकी वजह से एक दिन इसको खत्म ही होना ही पड़ेगा। और इस संसार को, इस दुनिया को ईश्वर ने नहीं जाने कितनी बार बना दिया है और कितनी बार इसको खत्म भी कर दिया है। तो फिर से ये काम हो सकता है, होने के चांसेज हैं, लेकिन कारण ये दो रहने वाले हैं, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर घटेगा। तो क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं, सम से दुनिया के कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया का अंत है वो फायर की वजह से होगा। एंड सम पीपल से दैट दिस विल बी जस्ट बिकॉज ऑफ आइस। कोज क्या रहने वाला है? आइस रहने वाला है। बट फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड। टेस्टेड का मीन्स क्या है बेटा? ये किसके बारे में लिखते हैं? एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं। तो टेस्टेड का मतलब हो गया कि जो कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सपीरियंस किया है, अगर मैं उसकी बात करूं, किसके बारे में? डिजायर के बारे में। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उन लोगों के साथ हूं जो फायर के फेवर में हैं। क्या कह रहे हैं कि मैंने इस दुनिया को देख लिया है, बहुत सारी चीज़ें मैं इस दुनिया के बारे में जानता हूँ, बहुत कुछ मैं इस संसार के बारे में सीख चुका हूँ। मेरी एज इतनी हो गई है कि मैं बहुत कुछ देखने के बाद, उस एक्सपीरियंस को करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अगर दुनिया का अंत होगा तो वो किसकी वजह से होगा? वो दुनिया का अंत होगा केवल और केवल फायर की वजह से। इस स्टैंजा में वो इस बारे में बात कर रहे हैं। एंड द वर्ड फायर रिप्रेजेंट डिजायर। ये जो वर्ड है ये डिजायर को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, विच वर्ड इन द स्टैंजा रिप्रेजेंट द फायर। तो कौन सा वो स्टैंजा है, स्टैंजा के अंदर वर्ड है जो फायर को रिप्रेजेंट करता है? वो है डिजायर। अब डिजायर का मतलब कहने का यहाँ पर ये हुआ कि ये कहना चाह रहे हैं कि इस संसार के अंदर जो इंसान की इच्छाएं हैं ना, वो इतनी बढ़ती जा रही हैं, इतनी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं कि वो उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, कुछ भी कर सकता है वो।
क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिजायर है, और डिजायर के अंदर एक तरीके की फायर ही होती है, वो उसको जो है ना मोटिवेट करती है, वो उसको एनर्जी देती है, जिसकी वजह से वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। वो ये भी नहीं सोचता है इंसान कि तू अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, सही है गलत है। होना चाहिए तो केवल और केवल एक ही चीज़ होनी चाहिए, बस मेरा फायदा होना चाहिए, मैं अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरह की सोच के साथ जो है ना लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो दुनिया का खत्म होना लाजमी है। किस वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ फायर। आई होप फर्स्ट स्टेंजा इज क्लियर टू यू। सेकेंड स्टेंजा की बात करते हैं। कहते हैं कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसको दोबारा से खत्म किया जाए, एक बार फिर से खत्म किया जाए दुनिया को, एक बार तो खत्म हो गई है ना फायर की वजह से, अगर ये दुनिया दोबारा से खत्म होती है तो किसकी वजह से होगी? ट्वाइस मीन्स सेकेंड टाइम, पेरिश मीन्स डाई। अगर ये दुनिया दोबारा से खत्म होगी, एक बार फायर की वजह से हो गई है, दूसरी बार अगर खत्म फिर से होती है तो कैसे होगी? आई थिंक, मैं समझता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, एनफ ऑफ हेट, किसके बारे में जानता हूँ? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ नफरत के बारे में। इंसान जो है ना नफरत करता है, और नफरत को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड आ गया है बेटा आइस। यहाँ पर फायर को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड कौन सा था? डिजायर। डिजायर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? फायर को। अब यहाँ पर जो हेट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेट रिप्रेजेंट कर रहा है आइस को। तो वो कहते हैं आई थिंक, मैं समझता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, एनफ ऑफ हेट, कितना जानता हूँ? बहुत कुछ जानता हूँ मैं नफरत के बारे में। इंसान को नफरत जब किसी से होती है तो वो इस लेवल तक हो जाती है, जैसे कि आप नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला में, हेट के बारे में उसमें बहुत सारी बातें हुई हैं, वहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नफरत ही तो है, काले लोगों को गोरों से नफरत, गोरों को कालों से नफरत, जातिगत आधार पर नफरत है, क्षेत्र के आधार पर नफरत है, खाने पीने के आधार पर नफरत है कि ये तो नॉन वेज खाते हैं, ये तो जो है वेज खाते हैं, इस वजह से नफरत है। नफरत का कोई लेवल है नहीं, ठीक है। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो नफरत का लेवल बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी चीज़ों पर नफरत हो रही है, ठीक है। इस तरीके से भी देखते हैं, कुछ लोग की देखा होगा आपने, छोटे मोटे केस हो जाते हैं और वो बड़े रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कि कोई लड़की पसंद आ गई और उसके जो है ना फिर उसको पसंद कर रहे हैं, अगर उसने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, उसे शादी करने के लिए मना कर दिया, तो उसका फेस जला दिया, तेजाब डाल दिया। आप कैसे कर सकते हैं ऐसे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये फिंगर है ना, अगर इसको काट दिया जाए तो ये बिल्कुल वैसी नहीं बन सकती है जैसे कि पहले से थी। तो आपको किसने अधिकार दे दिया किसी के चेहरे को खत्म करने का? उस चीज़ को आप दोबारा जनरेट नहीं कर सकते हैं, दोबारा उसको बना नहीं सकते हैं। तो इतनी नफरत भी किसी काम की नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों पर हम एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं, परिवार में नफरत हो जाती है, आगे तक बढ़ती चली जाती है ये सब चीज़ें। तो वो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, मैं बहुत कुछ जानता हूँ नफरत के बारे में भी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश करने के लिए। एक एक जो टिपिकल वर्ड है उसके मीनिंग भी आप साथ के साथ लिख लें। विनाश करने के लिए आइस इज ऑल्सो ग्रेट, जो आइस है वो भी एक महान चीज़ है, ये भी खतरनाक चीज़ है। इस आइस की वजह से भी इस संसार को खत्म किया जा सकता है, ठीक है। अब आइस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये काम होती है, अंदर ही अंदर आग जैसी जो है ना जलती रहती है, लेकिन ये डिस्ट्रॉय कर सकती है, दुनिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, इंसान को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, एक देश दूसरे देश को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने कहीं पर पढ़ा था तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि रशिया के पास और अमेरिका के पास इतने परमाणु हथियार हैं, इतने परमाणु हथियार हैं कि सृष्टि को कोई सा भी देश जिस दिन चाहे उस दिन जो है ना 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर पूरी तरीके से खत्म कर सकता है, पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। 5000 परमाणु हथियार हैं रशिया के पास और 5000 के आसपास ही अमेरिका के पास है। मतलब जिस दिन ये चलेंगे उस दिन इस धरती का विनाश होना लाजमी है। किस वजह से होगा? अपनी विशेषताओं की वजह से। क्या क्या चीज़ हमारे पास है, उन विशेषताओं को दिखाने की वजह से, उन नफरत की वजह से कि जो एक दूसरे से हम करते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से पूरी दुनिया का भी विनाश किया जा सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये भी एक महान चीज़ है। एंड वुड सफाइस, सफाइस का मीन्स है बेटा सफिशिएंट, इट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट, ये भी पर्याप्त है। इसकी वजह से भी क्या हो सकता है? दुनिया खत्म हो सकती है। तो 2 चीजें बताई गई हैं, फायर एंड आइस। फायर को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड याद रखना है बार बार। 2023 के बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, विच वर्ड रिप्रेजेंट द फायर? डिजायर वर्ड रिप्रेजेंट करता है, विच वर्ड रिप्रेजेंट द आइस? हेट जो है ना ये इसको रिप्रेजेंट करता है। आई होप ऑल द थिंग्स इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट थिंग क्या है बेटा, अब जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या क्या क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं? इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा बेटा राइमिंग स्कीम। इस पोएम की राइम क्या है? फर्स्ट पोएटिक डिवाइस, इसके साथ के साथ ही पोएटिक डिवाइस भी क्लियर कर लेते हैं। तो पोएटिक डिवाइस के अंदर राइम कैसे निकालते हैं? राइम निकालने का तरीका बताया, फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसको आप अंडरलाइन कर लें और उसको ग्रेड देंगे ए।
सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है, अगर ये इसकी साउंड इसके साथ मैच कर जाती है तो फिर उसको ए ही देंगे, नहीं मैच करती है तो फिर इसको ग्रेड देने वाले हैं बी। ए बी सी डी से शुरू करेंगे, फर्स्ट लेटर ए होता है, इसकी और इसकी साउंड सेम हो जाएगी तो ए, नहीं मैच कर रही है तो बी। आगे बढ़कर देखते हैं कि अगर ये वर्ड जो है डिजायर, ये ऊपर कोई से वर्ड से जो है ना मैच कर रहा है तो फिर ठीक है, वो दे देंगे, अगर नहीं मैच कर रहा है तो फिर इसको सी देंगे। अब देखो फायर एंड डिजायर सेम साउंड आ रही है, राइम का मतलब क्या होता है, तुकांत शब्द, कि आपस में उनकी साउंड मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अब डिजायर फायर की सेम साउंड आ रही है तो इसको भी ग्रेड दे देंगे ए। नेक्स्ट क्या है, फायर, फायर डिजायर फायर, फिर से दोबारा से ए ग्रेड दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ट्वाइस। ट्वाइस जो है उसमें आइस की साउंड आ रही है, ट्वाइस आइस सेम साउंड कर रहे हैं तो बी ग्रेड देंगे इसको। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है हेट। हेट कहीं ऊपर मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा है सर, तो इसको क्या दे देंगे, ए बी सी दे देंगे इसको। ठीक है जी, अब हेट के बाद फिर आइस आया, आइस ट्वाइस से मैच कर रहा है तो इसको दे देंगे बी। उसके बाद ग्रेट हेट, इन दोनों की साउंड जो है ना सेम मैच कर रही है तो इसको दे देंगे सी। एंड सफाइस एंड आइस, इन दोनों की साउंड सेम आ रही है तो इसको दे देंगे बी। अब इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई पोम की, इसकी राइमिंग स्कीम हो गई बेटा ए बी ए बी सी बी सी बी। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम, तो आप ये बता देंगे। अब होता क्या है, कई बार ऐसा हो जाता है कि स्टैंजा ये वाला नहीं डाला है बोर्ड के अंदर, पेपर में ये डाल दिया है, तो इस वाले की राइमिंग स्कीम जो है क्या है उसके देख लेंगे और इसकी अलग है। अब हमें पता नहीं बेटा कि कितने सारे स्टैंजा इससे ऊपर निकल गए हैं, क्या पता ये पोम जो है ना किसी एक बड़ी पोम का हिस्सा हो, तो आप केवल राइमिंग स्कीम फिर इस वाले स्टैंजा की निकालेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे, ए से शुरू करेंगे। ए दे दिया ट्वाइस को, फिर इसको बी दे दिया, फिर आइस ट्वाइस मैच कर रहे हैं, फिर इसको क्या दे दिया, ए दे दिया है, फिर ग्रेट हेट मैच कर रहे हैं तो इसको बी दे देंगे, फिर सफाइस और आइस सेम मैच कर रहे हैं तो इसको दे देंगे ए। तो राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए बी ए, ये हो जाएगी स्टैंजा की। पोम की तो राइमिंग स्कीम ये हो गई है, और राइमिंग स्कीम अगर स्टैंजा की देखी जाए तो फिर उसकी राइमिंग स्कीम ये हो गई है। इस तरीके से आप राइमिंग स्कीम निकाल सकते हैं। चलो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब चलो आगे के पोएटिक डिवाइस देखते हैं और कौन कौन से होते हैं। राइमिंग स्कीम आपने निकाल ली, फर्स्ट राइमिंग स्कीम, फर्स्ट जो पोएटिक डिवाइस है वो तो है राइम। अब राइम के बाद सेकंड की बात करें बेटा, एलिट्रेशन। पोएटिक डिवाइस को अच्छे से और भी अच्छे से जानने और पढ़ने के लिए अपनी वीडियो डाल दी गई है, किसकी, पोएटिक डिवाइस की, उस वीडियो को देख लेंगे, बाकी फिर सारी चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हैं। चलो मैं भी बता देता हूँ साथ के साथ। पोम के अंदर सम से पास पास के दो शब्दों की साउंड अगर सेम आ जाती है तो पोएटिक डिवाइस हो जाता है बेटा एलिट्रेशन। अब इसी लाइन के अंदर एक और बार जो है ना एलिट्रेशन यूज हुआ है। एलिट्रेशन का मतलब क्या है, पास पास के दो वर्ड की सेम साउंड आ रही है तो पोएटिक डिवाइस हो गया एलिट्रेशन। अब यहाँ पर देखो फिर से एलिट्रेशन है, वर्ल्ड विल। वर्ल्ड विल के अंदर भी पोएटिक डिवाइस क्या है, एलिट्रेशन है। नेक्स्ट सम से, नेक्स्ट सेकंड लाइन के अंदर फिर से एलिट्रेशन है, पास पास के दो शब्दों की जो साउंड है वो मैच कर रही है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की बात करें तो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है बेटा इसके अंदर एनाफोरा। एनाफोरा पोएटिक डिवाइस कब होता है, एनाफोरा पोएटिक डिवाइस होता है सर तब जब पास पास की दो लाइनें ऊपर से नीचे की तरफ देखें। अभी हम साइड बाय साइड देख रहे थे, अभी हम जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ देखें, दो लाइनें शुरू में सेम वर्ड से शुरू हो रही हैं, पोएटिक डिवाइस हो गया एनाफोरा। अब कहीं और हो रहा है ऐसा, ऐसा बिल्कुल कहीं और नहीं हो रहा है, केवल एनाफोरा यहीं पर है। उससे आगे की बात करते हैं, नंबर 4 पोएटिक डिवाइस है बेटा इसके अंदर एंजेबमेंट। एंजेबमेंट पोएटिक डिवाइस है इसके अंदर। एंजेबमेंट पोएटिक डिवाइस कब होता है, जब कोई लाइन विदाउट कॉमा और फुल स्टॉप यूज होती है। इसका मतलब इस लाइन का मीनिंग यहाँ पर क्लियर हो रहा है, फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर जाकर सेंटेंस खत्म हो रहा है तो यहाँ पर एंजेबमेंट हो गया, यहाँ पर भी एंजेबमेंट हो गया। इस तरीके से एंजेबमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर तो कॉमा यूज हो रहा है लेकिन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो एंजेबमेंट हो गया। इस तरीके से पोएटिक डिवाइस हो जाता है एंजेबमेंट। कोई भी लाइन एक लाइन से दूसरी लाइन में जा रहे हैं, उसका मीनिंग अगली लाइन में क्लियर हो रहा है तो इसका मतलब एंजेबमेंट है, बिना कॉमा और फुल स्टॉप के। कहने का मतलब यह है कि पंक्चुएशन मार्क जब नहीं आ रहा हो लाइनों के एंड में तो एंजेबमेंट हो जाता है। चलो जी इससे आगे की बात कर देते हैं।
व्हाट, टेस्टेड। देखो ट ट की साउंड कुछ ज्यादा ही रिपीट हो रही है, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इन द थर्ड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा विच पोएटिक डिवाइस इज यूज। तो क्या यूज हो रहा है, टे टे की साउंड ज्यादा ही कुछ आ रही है और ये होता है कॉन्सोनेंट। तो जब कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही हो किसी लाइन के अंदर तो वहां पर हो जाता है बेटा कॉन्सोनेंस। क्या हो जाता है, कॉन्सोनेंस हो जाता है। इस तरीके से हम कॉन्सोनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉन्सोनेंस की डेफिनेशन वापस से आप सुन लेंगे, क्या है कि जब किसी लाइन के अंदर कॉन्सोनेंट की साउंड वर्ड्स के बीच में या वर्ड्स के एंड में और वर्ड्स के बीच में आ रही हो तो पोएटिक डिवाइस कॉन्सोनेंस होता है। अगर शुरू में आ जाएगी तो बेटा क्या हो जाता है, एलिट्रेशन हो जाता है। शुरू में नहीं देखना है, वर्ड्स के बीच में और वर्ड्स के एंड में देखना है, वहां पर कॉन्सोनेंस हो जाएगा पोएटिक डिवाइस। चलो जी, नेक्स्ट नंबर है 6। क्या है पोएटिक डिवाइस, कहीं पर इस लाइन के अंदर, फोर्थ लाइन के अंदर पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है एसोनेंस। एसोनेंस कब होता है सर, जब कभी वोवेल की साउंड बार बार लाइन के अंदर रिपीट हो रही हो। देखो होल्ड, ओ की साउंड है, दोज, हु और फेवर, किसकी साउंड रिपीट हो रही है, एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब क्या हुआ कि वोवेल की साउंड रिपीट हो रही है। वोवेल की जब साउंड रिपीट हो रही है और बीच में और वर्ड्स के एंड में, तो वहां पर पोएटिक डिवाइस हो जाता है सर एसोनेंस। कितने पोएटिक डिवाइस मिल गए हैं आपको, 6 पोएटिक डिवाइस निकालने आ गए हैं। इस तरीके से आप जो है पोएटिक डिवाइस निकाल सकते हैं पोम के अंदर से। चलो जी, उससे आगे की बात कर लेते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, टे टे की साउंड रिपीट तो हो रही है सर, लेकिन आ रहे हैं शुरू में ही, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो एंड में आ रहा है। अब एक में ही आ रहा है ना, एक से ज्यादा जब आएगा तो तब होगा कॉन्सोनेंस, तो नहीं हो रहा है कोई सा भी पोएटिक डिवाइस यहाँ पर। बट इफ इट, हाँ जी हो गया ना, हो गया है। यहाँ पर देखो टे की साउंड आई है, यहाँ पर भी एंड में आई है, लेकिन यहाँ तो शुरू में आ रही है, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस हो जाएगा। ये एक बार फिर से हो गया है। आई थिंक, आई नो, जब कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा होता है तो वहां पर पोएटिक डिवाइस हो जाता है बेटा रिपीटेशन। क्या हो जाता है, रिपीटेशन। रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस इसके अंदर देखने को मिल रहा है। कोई वर्ड बार बार किसी लाइन के अंदर रिपीट हो रहा हो तो रिपीटेशन हो जाएगा। चलो जी, इसमें एक और पोएटिक डिवाइस आ रहा है, आप देख पा रहे हैं क्या है, इसके अंदर पोएटिक डिवाइस दोबारा से रिपीट हो रहा है। क्या, एसोनेंस। एसोनेंस में क्या होता है, वोवेल की साउंड रिपीट हो रही होती है तो एसोनेंस हो जाएगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, ट ट की साउंड फिर से रिपीट हो रही है ना, फिर से रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब फिर से क्या हो गया है, कॉन्सोनेंस हो गया है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इन द सेकंड लाइन थर्ड स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा की थर्ड लाइन के अंदर कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो आप देख लेंगे कि कौन सा पोएटिक डिवाइस है। ये साउंड के अकॉर्डिंग होता है। इज ऑल्सो ग्रेट, इज ऑल्सो ग्रेट है क्या कोई पोएटिक डिवाइस, सर यहाँ पर तो कुछ नहीं है। एन वुड सफाइस, वुड सफाइस यहाँ पर भी नहीं है। कितने पोएटिक डिवाइस मिले, 7। अब इसके अंदर बेटा एक पोएटिक डिवाइस और है, सिंबलिज्म। सिंबलिज्म का मतलब होता है कि किसी चीज को हम सिंबल के तौर पर लेते हैं तो पोएटिक डिवाइस हो जाता है सिंबलिज्म। ये दोनों जो है ना एक सिंबल के तौर पर लिए गए हैं। किसका सिंबल है सर, डिस्ट्रक्शन का सिंबल है, विनाश का सिंबल है। विनाश के सिंबल के तौर पर लिया गया है कि इनकी वजह से दुनिया खत्म हो सकती है, तो यहाँ सिंबलिज्म पोएटिक डिवाइस भी है। इसके अंदर पोएटिक डिवाइस इमेजरी भी है ना, इमेजरी पोएटिक डिवाइस भी है। तो इमेजरी के अंदर क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। अब जो राइटर है उसने दुनिया को खत्म होते पहले 2-4 बार देखा थोड़ा ही है, उसने तो केवल एक्सपीरियंस के बेस पर इमेजिनेशन कर दी है। अब इमेजिनेशन के बेस पर ही पोएट्री करी जाती है। पोएट्री जो करी जाती है वो किसके बेस पर, इमेजिनेशन के बेस पर करी जाती है, तो वहां पर इमेजरी पोएटिक डिवाइस हो गया है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्या है, एक और पोएटिक डिवाइस इसके अंदर यूज हो रहा है बेटा, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन कब होता है, जब किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बीइंग कंसीडर कर लिया जाता है कि विनाश की चीजें हैं। देखो नॉन लिविंग है ना, फायर भी और आइस भी नॉन लिविंग चीजें हैं, लेकिन इनको लिविंग बीइंग के तरीके से ले रहे हैं कि भाई कोई लिविंग बीइंग जो है ना दुनिया को खत्म करेगा, लेकिन ये तो नॉन लिविंग चीजें हैं। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन भी हो गया। एंड वन मोर पोएटिक डिवाइस जो एक और इसमें नजर आ रहा है वो है सर मेटाफर। मेटाफर पोएटिक डिवाइस भी इसके अंदर है। मेटाफर पोएटिक डिवाइस कब होता है, मेटाफर पोएटिक डिवाइस तब यूज होता है जब कभी हम किसी
दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं, टू थिंग्स का कंपैरिजन हो रहा है, टू प्लेस का कंपैरिजन हो रहा है और लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं हो रहा होता है तो तब वहां पर मेटाफर हो जाता है। तो इसके अंदर कई जगह मेटाफर का भी यूज हुआ है। इस तरीके से पोम पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। इसके सारे के सारे पोएटिक डिवाइस हो गए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बुक के अंदर भी दिए हुए हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक रिवीजन वीडियो के अंदर, और तब आप जो है ना उसकी पीडीएफ वगैरह भी अपने लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप ऑल द थिंग्स इज क्लियर टू यू। जय हिंद, जय भारत।